साथियों नमस्कार। आज का मेरा एपिसोड हिंदुओं में विवाह और तलाक संबंधी विधि अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर आधारित है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इस विधि के संहिताबद्ध होने के ऐतिहासिक पहलू पर प्रकाश डाला था। पुनः एक बार इस ऐतिहासिक पहलू को रिफ्रेश करते हुए मैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पर अपना पहला एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं हिंदू पर्सनल लॉ जो 1955 और 56 में कोडिफाइड हुआ था उसको कई एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह पर्सनल लॉ से जुड़ा मेरा सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगा। साथियों, यह लेक्चर सीरीज न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ कानून की पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं उन 4 अधिनियमों के कोडिफिकेशन के ऐतिहासिक बैकग्राउंड की तरफ आपको ले चलता हूं, जिसका प्रारंभ 1941 में BN राव की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी के गठन के साथ होता है तथा अंत हिंदू व्यक्तिक विधि से संबंधित 4 अधिनियमों के संहिताबद्ध होने के साथ होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1955-56 में हिंदुओं से संबंधित कई व्यक्तिगत विधियां अस्तित्व में आईं तथा अब हिंदुओं के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामले 4 कोडिफाइड लॉज से रेगुलेट होते हैं। इसके पूर्व ऐसी कोई कोडिफाइड विधि नहीं थी तथा हिंदुओं के व्यक्तिगत मामले या तो रूढ़ि, प्रथा, परंपरागत रीति रिवाजों तथा धर्मशास्त्रों से रेगुलेट होते थे। साथ ही हिंदू पारिवारिक विधियों में कोई एकरूपता नहीं थी। देखिए, हिंदू जो पर्सनल लॉ थे उसमें बहुत सारे विषय जो आते थे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, से संबंधित व्यक्तिगत विधियों के संहिताकरण हेतु जो प्रयास शुरू हुआ वह 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू होने के साथ हुआ। आप जानते हैं कि इस अधिनियम द्वारा भारत में जिम्मेदार सरकार का एक स्वरूप तैयार किया गया तथा संघीय तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत विषयों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक, वसीयती तथा निर्वसीयती संपत्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। परिणाम स्वरूप 1941 में सर BN राव की अध्यक्षता में हिंदुओं से संबंधित व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधि को संहिताकृत कर एक रूपता लाने हेतु एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा सर बेनेगल राव के बारे में बता दूं। आप जानते हैं सर BN राव, जिनका पूरा नाम सर बेनेगल नरसिम्हा राव था, ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जूरिस्ट भी थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1952-53 में ये रह चुके थे। सर बेनेगल संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे तथा संविधान के प्रारूप को तैयार करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन पर डाक टिकट भी आप जानते हैं जारी किया गया है। देखिए, इस कमेटी के कठिन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही एक ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसका नाम हिंदू कोड बिल रखा गया और
इसे 1947 में तत्कालीन जो अंतरिम सरकार थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस बिल को 11 अप्रैल 1947 में जब अंग्रेज़ों द्वारा भारत की सरकार भारत के लोगों द्वारा चलाने हेतु अंतिम दौर की कार्रवाई चल रही थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे 9 अप्रैल 1948 को संविधान सभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। आपको यह भी बताते चलूं कि इस समय सेलेक्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वे तत्कालिक विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। इस समय भारत में अंतरिम सरकार थी तथा सेलेक्ट कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को सुझाया। परिणाम स्वरूप कुछ संशोधनों के साथ 19 अगस्त 1948 को सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिवाइज ड्राफ्ट पर अंतरिम संसद में बहुत लंबी बहस चली, परंतु यह बिल पास होने के पूर्व ही जो अंतरिम संसद थी वह भंग हो गई और परिणाम स्वरूप यह बिल लैप्स कर गया। इस बिल को पास कराने का जो दूसरा प्रयास प्रारंभ हुआ वह 1951 में प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं, अब भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाकर तैयार कर दिया था तथा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित भी कर लिया गया था। तथा आप ये भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अब इस बिल को नई गठित संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में प्रस्तुत किया, परंतु इस बिल के विरोध में संसद के अंदर तथा बाहर दोनों जगह हंगामा खड़ा हो गया। संसद के अंदर जो हंगामा कर रहे थे वो निश्चित रूप से संसद के सदस्य थे तथा संसद के बाहर जो बिल के विरोध कर रहे थे वो कुछ संत समाज तथा अन्य संगठन के लोग थे। आप ये भी जानते हैं कि इस समय तक भारत के संविधान लागू तो हो गया था, परंतु संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई आम चुनाव नहीं हुआ था। यानी भारत का संविधान तो लागू हो गया था, लेकिन भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत अभी तक कोई भी आम चुनाव नहीं हुआ था। जो संसद के सदस्य थे वे जनता द्वारा सीधे चुनकर नहीं आए थे। इस बिल के विरोध का यह भी एक कारण था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बिल के विरोध के दो प्रमुख कारण थे। पहला जो प्रमुख कारण था वह था कि चूंकि संसद सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, इसलिए इतने महत्वपूर्ण तथा बड़े विधि को पास करने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं था। विरोध करने वाले यह एक तर्क दे रहे थे तथा जो दूसरा कारण था या जो दूसरा तर्क विरोध करने वाले लोग दे रहे थे कि हिंदुओं के लिए ही ऐसा कानून क्यों लाया गया है, अन्य धर्मों में भी बहुविवाह की प्रथा है, इसके लिए तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जानी चाहिए। हालांकि यह जो प्रश्न था इसका जवाब बाद में संसद में दिया गया था कि हिंदू कोड बिल को ही क्यों लाया गया है, क्यों अन्य धर्मों के लोगों के पर्सनल लॉ को, पर्सनल विषयों को अभी कोडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, संसद के अंदर तो काफ़ी विरोध चल ही रहा था और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया भी है कि संसद के बाहर
हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज, जिन्हें करपात्री महाराज के नाम से जाना जा रहा था, जो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के संस्थापक थे, उनके नेतृत्व में भी भारी धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो करपात्री महाराज थे, उनका कहना था कि यह हिंदुओं के धर्म में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है तथा यह बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध भी है। इस बिल पर उन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहस करने की चुनौती भी दे दी। देखिए, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक अंतरिम सरकार की बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार के बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि जिसमें बिल लाया गया था उसमें भारत में इंटरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। देखिए, वर्ष 1946 में अंग्रेज़ों ने यह तय कर लिया था कि अब भारत छोड़ देंगे। उनको ये महसूस होने लगा था कि अब भारत में शासन करना संभव नहीं है और अब भारत को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद भारत सरकार का नियंत्रण उन्होंने धीरे धीरे भारत के यानी देश के नेताओं, भारत के नेताओं और अफसरों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके साथ ही पहली बार देश के नेताओं को लेकर कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार का गठन किया, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहा गया, यानी अंतरिम सरकार कहा गया। अंतरिम सरकार इसलिए कि चूँकि यह सरकार चुनाव के माध्यम से चुन करके नहीं आई थी, इसको गठित कर लिया गया था, तमाम नेताओं को इकट्ठा करके गठित कर लिया गया था, जो केवल कुछ समय के लिए सरकारी कामकाज करने के लिए किया गया था। देखिए, ये जो सरकार थी वह 2 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक कामकाज संभालती रही। आप ये भी जानते हैं कि इस समय तक भारत और पाकिस्तान दोनों एक राष्ट्र थे, यानी दोनों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ था। साथियों, तमाम विरोधों तथा धरना प्रदर्शनों के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बिल को पास कराना चाहते थे, लेकिन उनकी भी कुछ सामाजिक और राजनीतिक मजबूरियां थीं। चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया था और अब चुनाव होना था, इसलिए उन्होंने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी इसको टाल दिया। इसके बाद जो तीसरा प्रयास शुरू हुआ इस बिल को लाए जाने का, वह प्रथम आम चुनाव के बाद शुरू हुआ। देखिए, जो प्रथम आम चुनाव भारत में हुआ था वह 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 तक चला था। और आप ये भी जानते हैं कि 27 मार्च 1952 के बाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनी हुई पहली सरकार का गठन हुआ और इस सरकार के भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। जैसा मैंने बताया, नेहरू जी तमाम विरोधों के बावजूद भी इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराना चाहते थे। उन्होंने इसे लेकर फरवरी 1949 में संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि हम इस बिल को इतना महत्व देते हैं कि इसे बिना पास कराए हम सत्ता में नहीं रह सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अब लगने लगा था कि जो हिंदू कोड बिल है उसको हम संपूर्ण रूप में, यानी समग्र रूप में हम पास नहीं करा पाएंगे, और इसे संपूर्ण रूप में पारित कराना और समग्र रूप में पारित करा करके इसको लागू करना भी संभव नहीं है। इसलिए एक दूसरी, जो उनका दूसरा प्लान था, उस पे काम शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि जो हिंदू कोड बिल था उसको 4 भागों में तोड़ दिया गया। 4 भागों में हिंदू कोड बिल को तोड़ दिया गया।
तथा अब इसे बारी बारी से संसद में लाकर पास कराए जाने की योजना बनी और इसी योजना को क्रियान्वित करते हुए इन चारों बिलों को 1955 से 1958 के बीच में पास करा लिया गया। ये जो चारों बिल पास हुए, वास्तव में यह हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल विषयों को कोडिफाइड या संहिताबद्ध करने वाले थे और यह हिंदुओं के जो व्यक्तिगत मामले थे उनके कई पहलुओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। जैसे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पास हो गया तथा लागू भी हो गया। 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पारित हुआ, जो हिंदुओं में दत्तक लेने तथा भरण पोषण के संबंध में प्रावधान करता था। जो तीसरा बिल था वह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, जो हिंदुओं में उत्तराधिकार से संबंधित विधि की बात करता था। जो चौथा अधिनियम था वह हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 था, जो हिंदू माइनॉरिटी यानी अल्पवयस्क और गार्जियनशिप के संबंध में प्रावधान करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रथम बिल था, विधेयक था, जो अब अधिनियम बन चुका था, जिसका नाम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 था, इसी अधिनियम के बारे में हम इस एपिसोड में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। देखिए, यह जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसको हम कई एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में इसको ख़त्म करना संभव नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम इस अधिनियम के बारे में हम कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। सबसे पहले इस अधिनियम की योजना के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस अधिनियम की योजना क्या है। अधिनियम का जो नाम है वह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। पहली बात, इसका अधिनियम संख्यांक 25 है तथा यह 18 मई 1955 से लागू है। इसमें कुल 30 धाराएं हैं जो 6 भागों में बटी हुई हैं। इसके प्रथम भाग यानी धारा 1 से 4 में प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया है। जो इस अधिनियम का दूसरा भाग है वह धारा 5 से 8 है, जिसमें हिंदू विवाह यानी हिंदू मैरिज के बारे में बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो तीसरा भाग है उसमें धारा 9 और 10 है, जिसमें दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना तथा न्यायिक पृथक्करण के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। देखिए, जो अधिनियम का भाग 4 है उसमें धारा 11 से 18 तक है, जिसमें विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए, इस अधिनियम का जो 5वां भाग है वह धारा 19 से लेकर 28 को तक है, जिसमें क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया की बात की गई है, यानी जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। और जो 6वां भाग है यानी अंतिम अध्याय है, भाग 6, उसमें धारा 29 और 30 है, जिसमें निरसन और व्यावृत्तियों के बारे में प्रावधान यानी सेविंग एंड रिफिल्स के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह रही इस अधिनियम की योजना और इस अधिनियम के बारे में कुछ सामान्य बातें। देखिए, इसके अलावा इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है
कि इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए हैं। इस अधिनियम में जो 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो 1976 यानी 1976 और 1978 यानी 1978 में हुए हैं। उसके बाद भी छोटे मोटे संशोधन होते रहे हैं, जिसमें मुख्यतया 1964 में आप जानते हैं संशोधन हुआ है, जिसमें धारा 13(1)(a) को जोड़ दिया गया। 1999 में संशोधन हुआ और आप जानते हैं कई बातों को या तो जोड़ दिया गया तो निकाल दिया गया। 2018 में, 2019 में इस तरह से छोटे मोटे और भी संशोधन इस अधिनियम में होते रहे हैं। अब आइए हम अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, एक एक भाग को, एक एक अध्याय को और एक एक धारा को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। कुछ को आज के एपिसोड में पढ़ेंगे, कुछ को हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे यानी एपिसोड 2 में पढ़ेंगे, कुछ को हम एपिसोड 3 में पढ़ेंगे। देखिए, भाग 1 जो है वह प्रारंभिक है, यानी अध्याय 1 जो है वह प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है और इसमें कुल 4 धाराएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। इसको जानने से पहले हमको अधिनियम के उद्देश्य को जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अधिनियम को बनाने के पीछे विधायिका का एक उद्देश्य होता है और बिना उद्देश्य के किसी भी अधिनियम को नहीं बनाया जाता है। तो इस अधिनियम का यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का क्या उद्देश्य है, यह आपके बेयर एक्ट में सबसे ऊपर दिया गया रहता है। आप जब पढ़ेंगे तो देखिएगा, इस अधिनियम का उद्देश्य है हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। एक बार और सुन लें, इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। अधिनियम का उद्देश्य पढ़ने के बाद हम अध्याय 1 पर आते हैं, भाग 1 पर आते हैं, जिसमें प्रारंभिक प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया है। प्रिलिमिनरी में 4 सेक्शन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका जो सेक्शन 1 है वह संक्षिप्त नाम और विस्तार की बात करता है। संक्षिप्त नाम और विस्तार की बात सेक्शन 1 करता है। देखिए, इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वह है, यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा, अर्थात दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 है वह यह अधिनियम कहाँ लागू होगा इसके बारे में प्रावधान करता है और कहता है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और जिन राज्य क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों में अधिवासी उन हिंदुओं को भी यह लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हैं। देखिए, इस सब सेक्शन में जो शब्द यूज किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में जो भारत के संविधान के आर्टिकल 370 में उसे यानी उस राज्य को विशेष दर्जा देने के संबंध में प्रावधान था, उसमें से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया और उसका प्रभाव तमाम विधियों पर भी पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि जो शब्द यहाँ यूज किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, इसे 2019 में लोपित कर दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया। और जो लोपित किया गया, जिस अधिनियम के द्वारा किया गया, उस अधिनियम का जो नाम था और संख्यांक था अधिनियम संख्यांक 34 वर्ष 2019 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची। इसी के द्वारा शब्द जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को हटा दिया गया और वर्तमान में जब हम इसके विस्तार को पढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका विस्तार समस्त भारत पर है
यानी वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। देखिए, आपने धारा 1 पढ़ लिया। अब धारा 2 में क्या प्रावधान दिया गया है, धारा 3 में क्या प्रावधान दिया गया है और धारा 4 में क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में एक हाइलाइट्स के साथ आज का यह वीडियो हम ख़त्म करेंगे। आज का यह एपिसोड हम ख़त्म करेंगे, बाकी बातों को हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे। देखिए, धारा 2 में अधिनियम का लागू होना, यानी एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की बात की गई है, यानी ये अधिनियम किन लोगों पर लागू होगा इसके बारे में बात की गई है। इसी प्रकार अधिनियम की जो धारा 3 है वो डेफिनीशन क्लाज है और इसमें विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है जो आप कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार यह कंपटीशन में पूछा भी जाता है। इनमें जिन शब्दों को परिभाषित किया गया है उसमें कुछ शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसमें रूढ़ि और प्रथा को परिभाषित किया गया है, यानी कस्टम एंड यूजेज को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ इसमें जिला न्यायालय को परिभाषित किया गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को परिभाषित किया गया है। तीसरा, इसमें सगा और सौतेला यानी फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड को बताया गया है कि कौन लोग फुल ब्लड के होंगे, कौन लोग हाफ ब्लड के होंगे। जो चौथी परिभाषा दी गई है वो सहोदर की दी गई है, यानी यूट्रीन ब्लड की दी गई है और बताया गया है कि ये यूट्रीन ब्लड के लोग कौन होंगे, कौन लोग यूट्रीन ब्लड के होंगे, यानी कौन लोग सहोदर होंगे। उसके बाद जो इसका ई है, सेक्शन 3 का ई जो है, उसमें विहित प्रिस्क्राइब्ड की बात की गई है। 3F में सपिंड नातेदारी की बात की गई है कि कौन कौन लोग होंगे जो सपिंड नातेदारी की श्रेणी में आएंगे। और सेक्शन 3G में प्रतिषिद्ध नातेदारी यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है कि कौन लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के संबंधों के बीच में आएंगे। इन शब्दों को जो परिभाषा दी गई है वह एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ साथ जब आगे हम इस एक्ट को विस्तार से पढ़ेंगे तब उसमें इन शब्दों का बार बार आना यह स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम को पढ़ने से पहले इन शब्दों की परिभाषा, इन शब्दों की अर्थ तथा इन शब्दों की व्याख्या को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सेक्शन 3 के में जो सेक्शन 3A से 3G तक परिभाषा दी गई है विभिन्न शब्दों को, इसको हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम हिंदू मैरिज एक्ट को या किसी भी एक्ट को बहुत आसानी से नहीं पढ़ सकते। इसलिए इनको पढ़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धारा 4 दी गई है, सेक्शन 4 अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव के बारे में, जिसमें प्रावधान किया गया है, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट के बारे में प्रावधान किया गया है कि इसका अधिनियम का जो सर्वोपरि प्रभाव होगा वह किस तरह का होगा, कैसे होगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट एपिसोड में हम सेक्शन 1, 2, 3, 4 के साथ साथ हम 5, 7 और 8 का भी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, इसी के साथ ही आज का यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आज का यह एपिसोड जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर है, एपिसोड 1 है, आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट भी करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा मेरे अन्य वीडियोज़ को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा कि जैसे ही मैं इसके एपिसोड 2 को डाउनलोड करूं अपने चैनल पे, आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की मैं अनुमति चाहता हूं। मैं एक बार पुनः अपने यूट्यूब मंच स्कूल ऑफ लॉ पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जो एपिसोड मैं फैमिली लॉ पे चला रहा हूं, जुडिशल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों, साथ ही साथ जो लॉ के लाखों स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तथा
सामान्य जन और अधिवक्ता साथियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ पुनः एक बार हम आपका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं और आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।